गुड आफ्टरनून क्लास। सो हमारा आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। जैसे कि हमने कल भी बात की थी, सेंट्रल बैंक कौन होता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? एपेक्स बैंक, जो सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है और मनी सप्लाई कंट्रोल करता है कि कितनी मनी जो है इंडिया में, कंट्री में या इशू करनी है। ठीक है, तो हम अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो पहले देखते हैं। सेंट्रल बैंक प्लेज अ लीडिंग रोल इन ऑर्गेनाइजिंग, रनिंग, सुपरवाइजिंग, रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। इसका मतलब क्या है कि जो सेंट्रल बैंक है वो एक लीडिंग रोल परफॉर्म कर रहा है, किसमें? ऑर्गेनाइज करने में या सुपरवाइज करने में, रेगुलेट करने में। किसको? बैंकिंग स्ट्रक्चर को। जो इंडिया का बैंकिंग स्ट्रक्चर है या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसको उसको कैसे, मतलब क्या परफॉर्म करना है, कैसे होना चाहिए, वो कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। आरबीआई क्या है? हमारा सेंट्रल बैंक। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो इसका फर्स्ट फंक्शन है मोनोपली ऑफ नोट इशू। मोनोपली ऑफ नोट इशू मतलब क्या है कि जितनी भी करेंसी है इंडिया की रुपीस में, ठीक है, वो कौन इशू करता है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई। आरबीआई के पास पावर है कि वो जो भी करेंसी है इंडिया की, जैसे नोट्स, रुपीज़ 10 रुपीज़ हो गए, या 20 रुपीज़ हो गए, 500 रुपीज़ हो गए, 2000 रुपीज़ हो गए, जितने भी नोट्स हैं हमारी इंडिया के करेंसी के, वो सारे कौन सिर्फ प्रिंट कर सकता है या इशू कर सकता है? ओनली आरबीआई। मोनोपली मतलब सिर्फ यही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या लिखा है? द सेंट्रल बैंक इंजॉयज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ नोट इशू। इन इंडिया आरबीआई इशू ऑल नोट्स एक्सेप्ट ₹1 नोट एंड कॉइन्स। 1 रुपी नोट और 1 रुपी के कॉइन के अलावा आरबीआई सभी नोट्स वगैरह इशू करता है। ठीक है, ₹1 नोट जो है वो कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है आरबीआई की गाइडेंस के अंडर। The currency notes issued by central bank are declared unlimited legal tender throughout the country. The central bank has to keep reserve of gold, silver, foreign securities for issuing note. उन्होंने क्या बोला? जो सेंट्रल बैंक है उसे जो गोल्ड का रिजर्व है, ये सिल्वर का रिजर्व बनाए हुए, ये फॉरेन सिक्योरिटीज़ हैं, उसको एज अ रिजर्व करके रखना है ताकि वो इशू नोट्स इशू करने के लिए। ठीक है, तो मोनोपली ऑफ नोट इशू में क्या था कि सिर्फ आरबीआई के पास ही पावर है कि वो जो है नोट्स इशू करेगा एक्सेप्ट ₹1 एंड एक्सेप्ट ₹1 के कॉइन्स वगैरह या कोई भी तरह के कॉइन्स। बाकी जो भी है सारे नोट्स वगैरह कौन इशू करता है? आरबीआई। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, नेक्स्ट फंक्शन क्या है? बैंकर, एजेंट एंड एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है? आरबीआई जो है वो बैंकर भी बनता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट हमारी इंडिया की जो है उसका वो बैंकर भी है, एजेंट भी है, एडवाइज़र भी है। अगर हम इसकी बात करें तो कैसे ये बैंकर, एजेंट और एडवाइज़र हुआ? एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड ऑल दो सर्विसेज टू द गवर्नमेंट विच पब्लिक गेट्स फ्रॉम ऑर्डिनरी बैंक। जैसे सपोज करो हम जैसे लोग हैं, जो जैसे हम हैं, हम क्या करते हैं? कमर्शियल बैंक के पास जाके अपनी सर्विसेज लेते हैं। जैसे सेविंग अकाउंट खुलवा लिया कमर्शियल बैंक, जैसे एसबीआई हो गया या कोई एचडीएफसी बैंक हो गया, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। हम क्या करते हैं? इनके पास जाते हैं अपना अकाउंट खुलवाने या कोई भी हमें सर्विस चाहिए हो। बट जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट किससे सर्विसेज लेती है? गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई से सर्विसेज लेती है डायरेक्ट। और जो आरबीआई है, आरबीआई के अंडर बाकी सारे बैंक्स आते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट का बैंक कौन सा हुआ? आरबीआई। तभी उन्होंने बोला बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे? एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक प्रोवाइड ऑल दो सर्विसेज फैसिलिटी टू द गवर्नमेंट विच पब्लिक गेट फ्रॉम ऑर्डिनरी बैंक्स। ठीक है, नेक्स्ट है इट ऑपरेट्स द अकाउंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। इट मैनेजेस द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग गवर्नमेंट फंड्स वेयर देयर इज नीडेड टू गिव लोन टू द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का जो है सारे फंड्स का हिसाब किताब कौन रखता है? आरबीआई। अब जब ज़रूरत पड़े गवर्नमेंट को, आरबीआई उसे लोन देता है। नेक्स्ट है
फ्रॉम टाइम टू टाइम सेंट्रल बैंक एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन मॉनेटरी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैटर्स। इसका मतलब क्या है, टाइम टू टाइम वो क्या करता है, सेंट्रल बैंक जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को क्या करता है, एडवाइस वगैरह देता है किसके रिगार्डिंग, मॉनेटरी पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग, मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ मनी, और बैंकिंग के रिगार्डिंग या फाइनेंशियल कोई मैटर्स हैं उसके रिगार्डिंग क्या देता है, एडवाइस देता है किसको, गवर्नमेंट को। तो इसलिए इसे बोला गया बैंकर एजेंट एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट। ये था सेकंड फंक्शन। अगर हम थर्ड फंक्शन की बात करें, थर्ड फंक्शन क्या है, थर्ड फंक्शन है बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक कैसे हुआ, ऑल कमर्शियल बैंक्स कीप पार्ट ऑफ देयर कैश बैलेंसेस एज अ डिपॉजिट्स विद सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। मतलब सारे कमर्शियल बैंक कौन कौन से हो सकते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, ठीक है, जैसे HDFC, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, देन कैनरा बैंक, ठीक है। तो ये क्या है, ये सभी कमर्शियल बैंक्स को क्या करना पड़ता है कि कुछ पार्ट, कुछ पोर्शन, ये कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो है कैश बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक यानी कि RBI के पास कुछ परसेंटेज जो है मैनेज करके रखनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है। देयर इज़ इधर बिकॉज ऑफ लीगल कंपल्सन, ये लीगली कंपल्सरी है सभी बैंक्स के लिए कि उन्हें मेंटेन करके रखना पड़ेगा। The commercial bank regularly draw currency during the busy session and paying in surplus during the slack session। इसका मतलब क्या है, जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करते हैं, जब उन्हें ज़्यादा ज़रूरत हो पैसों की, ठीक है, तो फिर वो बिजी सेशन मतलब बिजी सीजन, मतलब कि जब उन्हें पैसे, जब सीज़न हो कि उन्हें पैसे की ज़रूरत है तो फिर वो क्या करते हैं, जो है RBI से पैसे निकलवा लेते हैं। और जब स्लैक सीज़न का मतलब क्या है कि जब उन्हें पैसे की ज़रूरत ना हो तो फिर वो क्या करते हैं, जितने भी सरप्लस फंड्स होते हैं या उसमें से कुछ अमाउंट जितना भी RBI ने कंपल्सन किया हुआ है उतनी अमाउंट इन RBI डिपॉजिट करवा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सो ये बैंकर्स बैंक का मतलब क्या हुआ कि जो भी बैंक्स है, बाकी जो RBI के अंडर सारे बैंक्स आते हैं, कमर्शियल बैंक्स हो गए, उनका भी ये बैंक है, इनके ऊपर भी एक बैंक है, यानी कि RBI के अंडर कमर्शियल बैंक्स आते हैं। इन शॉर्ट हम इसे ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करें क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी का मतलब क्या है, ये देखेगा, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स यूनिक पोजीशन इन डीलिंग विथ domestic and foreign funds, the central bank has the special position of conducting clearing house operation, interbank transfer of funds, settlement of house. Clearing house facility means providing an opportunity to member commercial bank to settle their claim ऑन ईच अदर म्यूचुअली। क्लियरिंग हाउस मतलब क्या है कि जैसे कमर्शियल बैंक है उन्होंने कोई अपना क्लेम वगैरह सेटल करना है तो इसमें क्या करेगा, जो RBI है वो हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, इंडियन बैंक हैज़ टू पे टू SBI अ सम ऑफ 2 लाख रुपीज़ एंड SBI हैज़ टू पे 1,50,000। दे कैन सेटल विद द चेक ऑफ 50,000 बाय इंडियन बैंक ऑन RBI इन फेवर ऑफ SBI। इसका क्या मतलब है, जैसे सपोज करो एक इंडियन बैंक है और एक SBI बैंक है, ठीक है। अब जो इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक ने क्या करना है, इंडियन बैंक ने 2 लाख रुपीज़ SBI को पे करने हैं, ठीक है। और जो SBI है, SBI ने 1.5 लाख रुपीज़ यानी कि 1,50,000 रुपीज़ पे करने हैं। अब जो इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक ने क्या करना है, इंडियन बैंक ने 50,000 जो है ज़्यादा पे करने हैं एज़ कम्पेयर टू SBI। इन शॉर्ट अगर हम देखें, क्योंकि 2 लाख माइनस 1,50,000 कितना बनता है, 50,000, तो 50,000 इंडियन बैंक का बच गया। अगर हम सेटल करें इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों के क्लेम को अगर सेटल करें तो 50,000 जो है इंडियन बैंक जो है वो पे करेगा SBI को। तो इन्होंने यही बोला कि ये जैसे क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी का काम कौन करता है, RBI इन दोनों के बीच आकर क्या करेगा, जो 50,000 रह जाएगा तो वो इंडियन बैंक से पे करवाएगा किसको, SBI को। सो इसलिए इसे बोला गया क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। सेकंड क्या है, इंटर बैंक ट्रांसफर ऑफ फंड। जैसे एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर होने फंड्स, तो ये काम RBI भी कर सकता है, ठीक है। जैसे SBI से हमने फंड ट्रांसफ़र करने हैं पंजाब नेशनल बैंक में, ठीक है, तो इसे बोल दिया गया इंटर बैंक, फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक ट्रांसफ़र करना है।
सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, अगर कोई अकाउंट का कोई बैलेंस वगैरह है उसको सेटल आउट करना है तो आरबीआई हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है इसका कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कस्टोडियन मतलब क्या होता है, कस्टडी मतलब किसी चीज़ को रखना, ठीक है। अंडर दिस सिस्टम द आरबीआई कंट्रोल बोथ रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसका मतलब क्या है कि जो आरबीआई है, आरबीआई क्या देखता है, दोनों चीज़ें देखता है, कितना हमें पैसा रिसीव होना था बाहर से या कितनी हमने बाहर पेमेंट करनी है। बाहर मतलब आउट ऑफ कंट्री यानी क्या फॉरेन कंट्री, ठीक है। अ कंट्री हैव इन इट्स ओन फॉरेन ट्रेड फेवरेबल एंड अनफेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है, फेवरेबल बैलेंस मतलब क्या है कि जैसे कि हमारी जो इनकम जैसे सपोज करो फेवरेबल बैलेंस, जैसे कि बात करें हमने जो पैसे हैं रिसीप्ट जो हमारी है वो ज़्यादा है पेमेंट से, उसे हम क्या कहेंगे फेवरेबल बैलेंस। यानी कि जितने हमने बाहर की कंट्री से पैसे लेने हैं वो हमारे ज़्यादा बन रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जितने हमने उनको पे करना है, उसे हम कहेंगे फेवरेबल बैलेंस। और अनफेवरेबल बैलेंस मतलब क्या हुआ कि हमने पेमेंट ज़्यादा करनी है एज़ कम्पेयर टू जितना हमें बाहरली कंट्री से रिसीव होना है, उसे हम क्या कहेंगे अनफेवरेबल बैलेंस। यानी कि जो रिसीव्स हैं वो कम है किससे, पेमेंट से, तो उसे हम बोलेंगे अनफेवरेबल बैलेंस। नेक्स्ट लिखे यहाँ पे ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ एमरजेंसी द सेंट्रल बैंक में इम्पोज रिस्ट्रिक्शन टू कंट्रोल ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर कोई एमरजेंसी आ जाए कंट्री में तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर देता है ताकि जो है फॉरेन करेंसी की बाइंग एंड सेलिंग जो है मार्केट में उसे कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट फंक्शन है इसका लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब क्या है कि अगर जैसे देखिएगा सेंट्रल बैंक प्रोवाइड सिक्योरिटी टू देयर कैश रिजर्व गिव्स देम लोन एकोमोडेशन एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी दस एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि बात करें, इसका मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो कमर्शियल बैंक को पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, और उसे एमरजेंसी है, उसे अभी पैसे चाहिए, ठीक है। तो इस केस में क्या करेगा जो आरबीआई है, आरबीआई एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी उसे क्या करेगा, जितने भी उसे पैसे की ज़रूरत है उसे लोन दे देगा, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी। सो इसलिए इसे बोला गया है ये लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है, ठीक है। आरबीआई प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द scheduled bank by discounting their eligible bill and through loans and advances against approved securities। अगर हम इसमें बात शेड्यूल्ड बैंक्स को कैसे आरबीआई असिस्टेंस देता है, उन्होंने बोला है यहाँ पे जैसे कि बिल्स को डिस्काउंट करके, जैसे सपोज करो कोई बिल डेटर और क्रेडिटर के बीच में है 2 लाख रुपीज़ का, तो बट जो बैंक है, बैंक को क्या चाहिए, बैंक को अभी चाहिए पैसे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई के पास बिल डिस्काउंट करवाएगा। बिल डिस्काउंट कैसे करेगा, जैसे 2 लाख रुपीज़ का बिल है, आरबीआई को बोलेगा मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है, तो आरबीआई क्या करेगा 2 लाख में से सपोज करो उसने 20,000 रुपीज़ काट लिए और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है कितनी बनी 1,80,000। 1,80,000 रुपीज़ जो है वो जो बैंक उसके पास आया था उसे पे कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्काउंट कर दिया बिल, मतलब जितनी अमाउंट का बिल था उससे कुछ पैसे काट के बाकी पैसे जो हैं पे कर दिए, ठीक है। तो ये होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। नेक्स्ट है इसका फंक्शन क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या है कि वो देखता है कि क्या जो है क्रेडिट, आरबीआई देखता है कि क्या मनी सप्लाई जो है वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि नहीं, मनी सप्लाई एंड डिमांड जो है वो आरबीआई कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे कि हम देखें यहाँ पे इन ऑर्डर टू इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री द सेंट्रल बैंक अंडरटेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग क्रेडिट। द सेंट्रल बैंक इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी, avoid inflationary and deflationary tendency by several monetary methods such as regulation of bank rate, open market operation, invariable reservation etc। इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल बैंक क्या क्या करता है, एक तो प्राइस स्टेबिलिटी रखता है। प्राइस स्टेबिलिटी मतलब कि जो कंट्री में है
वो प्राइस जो है वो स्टेबल रहे, कांस्टेंट रहे, उसमें चेंजेस ना आए। और वो ध्यान रखता है कि इन्फ्लेशन ना हो, इन्फ्लेशन मतलब राइज इन प्राइजेस ना हो, ठीक है। डिफ्लेशन मतलब प्राइजेस की वैल्यू जो है वो कम, प्राइस जो है वो कम ना हो, ज़्यादा भी कम ना हो, डिफ्लेशनरी टेंडेंसी, ठीक है, इसे बोलते हैं। वो देखता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है, और प्राइस स्टेबल रहने चाहिए। तो फिर ये सारी चीज़ें देखने के लिए वो क्या करता है, क्रेडिट कंट्रोल के मेथड्स होते हैं जो कि हम कल डिस्कस करेंगे, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स, या ऐसे बोल सकते हैं टेक्निक्स होती हैं क्रेडिट कैसे कंट्रोल करना है, जैसे कि बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसको कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ये फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा देन मेरे से क्लियर कर लेना। सो थैंक यू, थैंक यू क्लास, ओके।